कर दिए थे। चलो देखो, अरे पीछे बॉयज डैम्प्ड वाइब्रेशन बता दिए थे। तो डैम्प्ड वाइब्रेशन बता दिए तुम लोग का, फ्री वाइब्रेशन भी बता दिए। दोनों हो चुका ना तुम्हारा? तो दोनों कॉपी में सामने निकालो, अपना रखो। आगे हम लोग को क्या बच गया? आगे बच गया फोर्स्ड वाइब्रेशन। फोर्स्ड वाइब्रेशन आज चैप्टर हम लोग एंड करेंगे, जो चैप्टर चल रहा था हम लोग को। देखो यहाँ पे पहले हम लोग फ्री वाइब्रेशन देखें। फ्री वाइब्रेशन को एक बार हम देखो रिपीट कर देते हैं। सब लोग ध्यान से सुनो, ध्यान यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट करना। नहीं समझता है फिर बाद में तुम लोग की दिक्कत होता है। फ्री वाइब्रेशन में हम क्या बताए थे कि वो जो वाइब्रेशन है ना, वह तुम्हारा कितना टाइम के लिए चलते रहता है? अनंत समय के लिए चलता है। उसका एम्पलीट्यूड हमेशा समान होता है। वो कहाँ पे वाइब्रेशन होता है? निर्वात में तुम्हारा होता है, वैक्यूम में होता है। और वो जो अपना जिस स्पीड से वाइब्रेशन करता ना है, उसी स्पीड से करते रहता है, उसका स्पीड कभी चेंज। अच्छा, डैम्प्ड वाइब्रेशन में हम लोग जैसे आए हैं, अवमंदित कंपन में जैसे आए, तो अवमंदित कंपन में हम लोग को क्या हुआ? आयाम असमान था, और असमान में भी क्या था? समय के साथ तुम्हारा घटते जा रहा था। अच्छा, इस समय के साथ एम्पलीट्यूड घटते जा रहा था, इसके पीछे ठोस रीजन क्या था? क्यों घट रहा था? अच्छा, बाह्य बल कार्य कर रहा था। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि बाह्य बल कार्य कर रहा था, तो वह बाह्य बल कार्य क्या उसको बोले, नेचुरली काम कर रहा था कि आर्टिफिशियल काम कर रहा था? वो बाह्य बल जो काम कर रहा था, एक्सटर्नल फोर्स जो काम कर रहा था, वह तुम्हारा नेचुरली फोर्स था या आर्टिफिशियल था? हाँ, नेचुरली था। क्योंकि तो जो कंपन राशि में यहाँ पे करा रहा है, अब कंपन करते करते अपने आप क्या हो गया? रुक गया। अब रुक गया अपने आप, तो तू नहीं रोकने गया, वो हवा के प्रतिरोध के कारण क्या हो गया? रुक गया। जैसे कहीं पे छड़ ही निकला हुआ है और तुम उसको खींच के छोड़ दो, वाइब्रेशन करते 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 अपने आप क्या हो जाएगा? रुक जाएगा। तो तुम नहीं उसको रोकने गया, धर के धर लेते रुक जाएगा, वो अपने आप भी क्या हो गया? रुक गया। अपने आप भी रुक गया। तो अपने आप रुक गया, इसका मतलब कि यहाँ पे जो फोर्स लग रहा ना है, वह तुम्हारा फोर्स नेचुरली लग रहा है। और इसमें एम्पलीट्यूड तुम्हारा क्या होता जा रहा है? घटते जा रहा है। फोर्स्ड वाइब्रेशन थोड़ा सा समझने की बात है। ये थोड़ा हम बोलेंगे कि सबसे इंपॉर्टेंट तुम्हारा है, इसको हम इंपॉर्टेंट में लेके चलेंगे। फोर्स्ड वाइब्रेशन क्या, अवमंदित कंपन क्या है? अवमंदित कंपन को यहाँ ध्यान से समझो। ये थोड़ा दोनों से हट के है और अलग है। ये जो प्रणोदित कंपन देख रहा है ना, फोर्स्ड वाइब्रेशन, प्रणोदित कंपन में तुम्हारा क्या है? जैसे ये तुम्हारा कोई पेंडुलम है, ये पेंडुलम को अगर अपना जगह पर जो रहता है, इसको क्या बोलते हैं? ये अपने स्थान पे है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? नहीं, विराम नहीं, हाँ, मीन पोजीशन, इसको बोलते हैं मीन पोजीशन। तुम जहां पर है ना, तुम कहां पे है? मीन पोजीशन पे है, मध्य स्थिति पर तू है, तो ये मीन पोजीशन पर है। इसको जैसे फोर्स लगाया तो छोड़ दिया, ये वाइब्रेशन तुम्हारा करने लगा। तो ये वाइब्रेशन जो कर रहा ना है, तो यह वाइब्रेशन तुम्हारा कर रहा है। अब उस कंडीशन में यह वाइब्रेशन हवा के रेजिस्टेंस के कारण धीरे धीरे क्या होगा? तुम्हारा रुकेगा। लेकिन हम अब चाहेंगे ना कि ये ना रुके, हम चाहेंगे कि ना रुके। जैसे तुम छड़ था ना, कैसे खींच कर छोड़ दिया, वाइब्रेशन करते करते क्या हो गया? लेकिन हम चाहते हैं कि ना रुके, तो क्या करना पड़ेगा? नहीं, हवा में ही करवाएंगे, जहां पे छड़ है वहीं पे करवाएंगे। हाँ, देखो तो जवाब कितना बढ़िया है। कान तो नहीं कहाँ रहता है, फिर सब बार लगाना पड़ेगा। रस्सी यहाँ से वहां तक बांध दिए हम, और रस्सी में बीच में यहाँ पे क्या करें? कोची बोले रे सेव, ये रस्सी यहाँ से यहाँ तक बांधा हुआ है, इसमें हम एगो सेव लटका दिए। ईंटा रहेगा तो कोई दौड़ के आए रखा है, सेव लटका दिए।
सेव को हम थोड़ा सा पुश किए, आप पुश करके छोड़ दिए, वाइब्रेशन कर रहा है, कंफर्म है कि तू बाहर से बल अपना हाथ से बल ना लगाएगा, तो हवा के कारण धीरे धीरे क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। लेकिन हम कहते हैं कि ना, एक रोकना नहीं है, बस चलते रहे, एक हवे में चल रहा है, ये चलते रहे। एक लिए क्या करना पड़ेगा, फिर से बल हम लोग को लगाना पड़ेगा, फिर से बल लगाना पड़ेगा, फिर बल लगाएगा, फिर धीरे धीरे रुकने का अवस्था में आएगा, फिर क्या करेगा, तो बल लगाएगा। मतलब ये जो वाइब्रेशन अब जो हो रहा है ना, जो बार बार तू बाहर से फोर्स लगा रहा है, और अब जो वाइब्रेशन हो रहा है, सेव इधर उधर हो रहा है, ऐसे वाइब्रेशन को हम लोग क्या कहते हैं, फोर्स्ड वाइब्रेशन, प्रणोदित कंपन। तो शायद तुम तीनों में अब कंपैरिजन कर पाओ अपने आप में कि फ्री वाइब्रेशन क्या है, डैम्प्ड वाइब्रेशन क्या है, और फोर्स्ड वाइब्रेशन क्या है। अब तीनों का मतलब तुमको अपने आप में समझ में आना चाहिए। ये अपने आप में सोच के देखो कि अब तीनों में क्या अंतर है। अब फ्री वाइब्रेशन तुम्हारा हो रहा है, कैसे हो रहा है, डैम्प्ड वाइब्रेशन तुम्हारा अवमंदन कंपन जो है वो तुम्हारा कैसे हो रहा है, और प्रणोदित कंपन जो है ये तुम्हारा कैसे हो रहा है। प्रणोदित कंपन होने के लिए जो चीज तुम्हारा, जैसे सेव लटका हुआ था रस्सी में ना, एक बार वाइब्रेशन कराए, धीरे धीरे रुकने का अवस्था है, फिर वाइब्रेशन करा दो, रुकने का है तो फिर बाहर से बल लगा दो। ये बाहर से बार बार तुमको फोर्स लगाना पड़ेगा, और ऐसा फोर्स लगाना पड़ेगा ना कि जो पहले से फोर्स होगा ना, सेव का फ्रीक्वेंसी जो पहले से ओकर फ्रीक्वेंसी होगा, ओकरा से भिन्न फ्रीक्वेंसी, अलग फ्रीक्वेंसी के क्या करने पड़ेगा, तो आपको बल लगाना पड़ेगा। अब बार बार लगाते रहेगा तब वह तुम्हारा वाइब्रेशन करते रहेगा, और ऐसे वाइब्रेशन का नाम तुम्हारा क्या दिया गया है, फोर्स्ड वाइब्रेशन। तो तीनों में अंतर तुमको दिखाई दे रहा है कि तीनों एक जैसा लग रहा है, अंतर तीनों में दिख रहा है ना। ये तुम्हारा प्रणोदित कंपन है। तो प्रणोदित कंपन का मतलब समझ में आना चाहिए। अब एक में तुम निकालेगा कि जैसे मान लेते हैं कि एम द्रव्यमान का तुम्हारा कोई कण है जो अपने मध्य स्थितियों से मीन पोजीशन से कंपन कर रहा है। एम द्रव्यमान का कोई पार्टिकल है जो अपने मीन पोजीशन से, मध्य स्थिति से वह वाइब्रेशन कर रहा है। तो जैसे कर रहा ना है, तो फोर्स्ड वाइब्रेशन के लिए तुम्हारा तीन गो फोर्स काम करेगा। सबसे पहला फोर्स कौन काम करेगा, हाँ ठीक बोल रहा है, बोलो फिर से, प्रत्यानयन बल, रीस्टोरिंग फोर्स काम करेगा। तो पहला तो तुम्हारा रीस्टोरिंग फोर्स काम करेगा, प्रत्यानयन बल काम करेगा, और उसका फॉर्मूला बोलो, रीस्टोरिंग फोर्स, हाँ माइनस ये तुम्हारा काम करेगा रीस्टोरिंग फोर्स, प्रत्यानयन बल। और दूसरा बताओ, एक बार में ही जवाब देना, डैम्प्ड वाइब्रेशन काम करेगा कि नहीं करेगा, बिल्कुल करेगा। देखो समझ रहा हो, जवाब दे रहा है, डैम्प्ड वाइब्रेशन काम करेगा यहाँ पे। तो बताओ तुम यहाँ पे डैम्प्ड फोर्स, या फिर उसको बोल देते हैं फ्रिक्शन फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स, हाँ माइनस बी डी एक्स बटा डी टी, ये तुम्हारा फ्रिक्शन फोर्स काम करेगा। और तीसरा जो है वह तुम्हारा है बाहरी बल, जो हम लोग बार बार बल लगा रहे थे ताकि वह कंपन तुम्हारा चलते रहे। बाहरी जो हम लोग हाथ से बल लगा रहे थे उसको हम लोग बोल देते हैं एक्सटर्नल फोर्स, या एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स, एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स। और यह एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स जो है ना, ये तुम्हारा क्या होगा, अब तो नया आ गया तुम्हारा, वो दोनों तो पहले मिला हुआ था। एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स जो तुम्हारा है, यह एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स तुम्हारा क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा तुम्हारा एफ नॉट साइन पीटी चाहे ओमेगा टी, दोनों में से कोई लिख सकते हैं। चलो तो बोल दिया तो पीटी ही लिख देते हैं, ओमेगा टी। ये इक्वेशन हम लोग को पहले मिला हुआ है। तो ये इक्वेशन तुम्हारा किसका इक्वेशन था, हाँ इसका मैंने आगे एंगल में और कुछ था, ओमेगा टी माइनस के एक्स था, y बराबर ये साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स था, नहीं ये बोल रहा है सही, तरंग का इक्वेशन था, पहले चैप्टर में ही मिला हुआ था ये तुम्हारा। ये तुम्हारा बाहरी पीरियोडिक फोर्स है जो हम लोग बाहर से बल लगा रहे हैं ताकि ओकरा में कैसा वाइब्रेशन बनल रहे, कैसा वाइब्रेशन बनल रहे, फोर्स्ड वाइब्रेशन बनल रहे। ये फोर्स्ड वाइब्रेशन बना रहे हैं, इसके लिए हम लोग बाहर से क्या कर रहे हैं, तो तीन गो बल काम किया तुम्हारा। अब यहां से देखो, एकरे से तोरा तीनों सिद्ध करे आ जाएगा,
क्या आवर्तीय बल कहने का मतलब हो गया ना कि ओकरा पर सेम टाइम में सेम फोर्स अगर कहीं पे लगा रहे हैं वह तुम्हारा हो गया आवर्तीय बल। सेम टाइम में सेम फोर्स अगर बार बार लगा रहे हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आवर्तीय बल। जैसे मानते हैं कोई टेबल है, अब एक देखो बल लगा रहे हैं तो सेम टाइम में, जैसे जितना टाइम में लगा जितना फोर्स लगा, फिर जितना टाइम में जितना फोर्स लगा, जितना टाइम में जितना फोर्स लगा, बार बार अगर लग रहा है ना, इसको बोलते हैं हम लोग आवर्तीय बल, पीरियोडिक फोर्स बोलते हैं इसको। अच्छा बताओ, जब थोड़ा फ्री वाइब्रेशन सिद्ध करला रहेगा ना, अवकल समीकरण हम कह दे कभी निकालना, तो बताओ क्रम से तो किसको उपयोग करेगा, ऊपर वाला करेगा। और जब तो हम कह दे कि ना हमको डैम्प्ड वाइब्रेशन तो प्रूफ करके दिखाओ, तो गलत, फर्स्ट और सेकंड दोनों। और जब कह दे कि ना हमको परनोदित कंपन सिद्ध करके दिखाओ, तो तीनों का यूज करेंगे। तो देखो एक से तुम्हारा तीनों के तीनों वाइब्रेशन कंप्लीट हो गया। अब तीनों फोर्स को तो क्या करेगा, ऐड कर देगा। तो जहां पर तुम्हारा फोर्स वाइब्रेशन हो रहा था वहां पे तुम्हारा ये तीनों फोर्स काम करेगा। तो टोटल फोर्स निकाल लो, टोटल फोर्स। तो टोटल फोर्स तुम्हारा क्या हो जाएगा, वो माइनस के एक्स प्लस में फिर यानी साइन पीटी, ये तुम्हारा हो गया। यही टोटल फोर्स को हम बोल देते हैं क्या बराबर, एफ बराबर बोल देते हैं, एफ बराबर इसको बोल देते हैं माइनस के एक्स माइनस बी डी एक्स बटा डी टी, प्लस में एफ नॉट साइन, इक्वेशन नंबर कौन चाहिए फर्स्ट। ये तुम्हारा टोटल फोर्स निकल गया। अब इसके आगे बोलो क्या करें, बोलो इसके आगे। हाँ, एफ बराबर एम है, पहले ही ऊपर में लिखे कि एम द्रव्यमान के कण है। अब एम द्रव्यमान के कण है तो अपने मीन पोजीशन से इधर उधर हो रहा है, तो एक्सलेरेट हो रहा है, त्वरित हो रहा है। तो त्वरित हो रहा है तो उस कंडीशन में फोर्स तुम्हारा क्या लग जाएगा, एफ बराबर एम इंटू ए, जबकि ये तुम्हारा किसके बराबर हो जाएगा, हाँ डी स्क्वायर एक्स बटा डबल डी सी के बराबर हो जाएगा। ले जाके यहाँ पर रख दो, ये बराबर क्या मिलेगा, डी स्क्वायर एक्स बटा में कुछ हो, अब इक्वेशन नंबर कुछ सेकेंड। तो जो भी तुम्हारा पार्ट के वाइब्रेट कर रहा होगा और तो द्रव्यमान होगा ना, और जब वो वाइब्रेट करिए रहा है तो में एक्सेलरेशन बनबे करेगा। तो द्रव्यमान एम जो एक्सेलरेशन बनेगा वह एक्सेलरेशन तुम्हारा ए हो जाएगा। तो बराबर क्या हो जाएगा, और ए जो त्वरण है वह त्वरण तुम्हारा किसके बराबर होता है, डबल डीसी के बराबर होता है, डबल डीसी के बराबर होता है, इक्वल होता है। तो इसको ले जाके यहाँ पर रख दे, इक्वेशन कुछ मिल गया। अब एक आगे बोलो क्या करे, LHS बराबर RHS, या हम लोग बोल सकते हैं क्या, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड। तो समीकरण 1 और 2 से चलेंगे तो क्या हम लोग को हट जाएगा, दोनों दाने से हट जाएगा ना, LHS बराबर ना। तो LHS बराबर होगा तो RHS भी बराबर होगा। तो करो बराबर, बन गया, यही ना हो। तो एकरा में एफ है, एकरा में एफ है, तो दोनों को हटा दिए, LHS बराबर तो RHS। तब बोलो अब RHS क्या बचेगा, माइनस के एक्स प्लस में एफ नॉट साइन पेटी, ये तुम्हारा हो गया। अब इसके आगे ये हाँ बोलो, जैसे देखो जो तुम्हारा, जैसे हम बोले कि रस्सी तुम्हारा है, एक में सेल लटका हुआ है। अब एक कराना है परनोदित कंपन। तब परनोदित कंपन हम लोग कब करा सकते हैं, तो जैसे मान लेते हैं कि सेव लटकल था, एक बार तो पुश किया, मैंने एक बार फोर्स लगाया छोड़ दिया, वो बेचारा कंपन कर रहा है, तो उसका कंपन कर रहा है तो उसका फ्रीक्वेंसी है कि ना है, उसका फ्रीक्वेंसी है। मान लेते हैं कि ओकर फ्रीक्वेंसी कितना है, हमें नहीं पता सेव लटकल है ओकर फ्रीक्वेंसी कितना है,
1 सेकंड में वो कितना बार कंपन कर रहा है हमको जानकारी नहीं है। तुम 1 सेकंड में कितना बार कंपन कर रहा है, तुम्हारा कितना फ्रीक्वेंसी हमें नहीं मालूम। हम मान लिया कि इसका फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है। 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी मान लिया, का मतलब क्या हुआ कि 1 सेकंड में वो कई बार कंपन करेगा, 50 बार करेगा। फ्रीक्वेंसी का तो यही मतलब होता है। चलो 50 हर्ट्ज होकर फ्रीक्वेंसी सेव का है। अब क्या हुआ कि बाहर से बल लगाएं, वो अब कंपन कर रहा है 1 सेकंड में 50 बार। हम चाहते हैं कि यह कंपन इसका बना हुआ रहे। अब इसके लिए हमको बाहर से बल लगाना पड़ेगा। तब बाहर से हम बल लगा रहे ना है, तो हम बाहर से बल लगा रहे हैं तो मेरा भी फ्रीक्वेंसी है। तो वो जो मेरा जो फ्रीक्वेंसी है ना, उस फ्रीक्वेंसी का इक्वेशन तुम्हारा हो गया f0 sin ओमेगा t। हालांकि अगर उससे तुमको कंफ्यूज हो रहा है ना, तो एक काम करो कि तुम ऐसे लिख लो ओकरा हटा के a sin ओमेगा t। हाँ, a sin ओमेगा t। यहाँ पर फ्रीक्वेंसी की बात आ रहा था ना, इसीलिए हम इसको डिनोट कैसे कर लिए f0 से। इस टी तुम्हारा फेज है, एंगल है। जैसे ओमेगा टी पहले एंगल था ना, ओमेगा टी माइनस के एक्स, तो यहाँ पर तुम्हारा जो है ना ओमेगा टी माइनस के एक्स, तो एक्स हम 0 मान लिए, जैसे फोर्स लगा रहे हैं तो एट ए टाइम लगा रहे हैं किसी पर, एक्स का मान 0 हो जाएगा। जब एक्स का मान 0 हो जाएगा तो ओमेगा टी माइनस के एक्स, तो एक्स 0, तो के का वैल्यू पूरा, तो खाली ओमेगा टी बच जाएगा। तो हम वहां पर लिख दिए तुम्हारा टी टी। चाहते तो ओमेगा टी भी लिख देते, लेकिन बोला तो उसके अनुसार हम लिख दिए। अब इसके बाद बोलो क्या करें। एम को उधर भेज दें। चलो तो एम को उधर भेज देते हैं, तो इधर तो क्या बचेगा, डी स्क्वायर एक्स बटा और माइनस के बटा, सब में ना भाग होगा तीनों में ना, बटा में जाएगा तो सबके लिए जाएगा एक्स माइनस बी बटा एम डी एक्स बटा डी टी f0 बटा एम साइन पीटी। तो नहीं वो पिटाला खोज रहा है, साइन पीटी हो गया ना। अब एक में बोलना तुम लोग स्टार्ट करेगा, बताओ जल्दी। हाँ, के बटा एम की जगह पर ओमेगा स्क्वायर, बी बटा एम की जगह पर 2r। और अब ज्यादा कोई कंफ्यूज बी बटा एम की जगह पर 2r लिखने में है ना, ऐसा तो बता दिए हम, बी बटा एम ही छोड़ दो। अगर एग्जाम हॉल में भूल गया कि कैसे आ गया बी बटा एम की जगह पर 2r, तो तुम उसको ऐसे ही छोड़ दो, वही रहने दो। और f0 बटा एम जो है ना, ये ही छोड़ दो, और नहीं तो पिने का जगह पर f0 बटा एम। f0 अगर बड़ा है ना तो कम करो कि उसको छोटा f0 लिख लो, छोटा f0 लिख लो। तो इस तरीका से लिख सकता है, नहीं तो फिर यही टर्म तुम छोड़ सकता है, इसमें भी तुम्हारा कोई दिक्कत नहीं है। जिससे कहने का मतलब है ना कि ये जो जगह है ना तुम्हारा एम्पलीट्यूड का जगह है, और एम्पलीट्यूड में अगर कोई मास से भाग देता ना है, एम्पलीट्यूड कहने का मतलब 10 मीटर और मास 5 kg, तो भाग देगा तो तुम्हारा 2 आएगा। तो 2 आएगा, भाग देने पर 2 आया ना, तो यही समझ लो कि कोई तुम्हारा एम्पलीट्यूड था, ये तुम्हारा मास था, भाग दिए तो कोई वैल्यू तुम्हारा आएगा। तो वैल्यू को हम किस रूप में लिख दिए, f0 के रूप में लिख दिए। यही अंक रहता है यहाँ पर 10, यहाँ पर आता 5, भाग देते तो आ जाता 2, तो यहाँ पर 2 लिखा था दोनों की जगह पर तुम्हारा। तो काटने के बाद कोई ना कोई अंक आता है यहाँ पे, तो ये तुम्हारा अल्फाबेट के रूप में था, इसलिए हम अल्फाबेट के रूप में लिख लिए। अब ऐसा भी बात तुम्हारा लिखाता है, और तीनों ले जाकर ओकरा में रखो, तो बोलो तो क्या होगा, बराबर हम बोलो इसके जगह पर ओमेगा स्क्वायर एक्स ने बोलो, आगे बोलो। हाँ, f0 साइन पीटी। हाँ, जो चीज तुम्हारा माइनस उधर दिख रहा है ना, ओकरा उठा के पार्टी लाओ, नहीं पार्टी लाएगा तो बोलो क्या होगा, डी स्क्वायर एक्स और प्लस में एक्स प्लस में डी एक्स बटा डी टी, और फिर कुछ ओकरा उन्हें तरफ छोड़ देते हैं, f0 साइन पीटी को उसी तरफ रह देते, पॉजिटिव में है f0 साइन पीटी। ये तुम्हारा बन गया किसका अवकल समीकरण, फोर्स्ड वाइब्रेशन का बन गया। यहाँ से चाहेगा ना कि अगर थोड़ा सा हम पूछे कि बताओ फ्री वाइब्रेशन का इक्वेशन कौन है, फ्री वाइब्रेशन, हाँ बस ये दोनों टर्म हो जाएगा, ये दोनों को बाहर निकाल दो, ये तुम्हारा फ्री वाइब्रेशन का। अब कहें कि डैम्प्ड वाइब्रेशन का इक्वेशन क्या है,
हाँ 2r dx बटा dt जुड़ जाएगा, बराबर में 0 हो जाएगा। सब समीकरण तुम्हारा एक वो फोर्स्ड वाइब्रेशन अगर तुमको प्रूफ करने आ रहा है, लैंग्वेज लिखने आ रहा है, अगर ये समझ में भी आ रहा है, तो समझो कि फ्री वाइब्रेशन और डैम्प्ड वाइब्रेशन अपने आप बन जाएगा, प्रूफ हो जाएगा तुम्हारा। ये तुम्हारा फोर्स्ड वाइब्रेशन है। तो 3 तरह के वाइब्रेशन तुमको मिले। अब इसी में एक छोटा सा कंडीशन आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन, वो आएगा रिजोनेंस, अनुनाद। वो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो पहले इसको लिखो। देखो तो हेडिंग क्या डाला, जो नहीं लिखा लिखो, इसको हेडिंग डालो। तो फोर्स्ड वाइब्रेशन, हिंदी लिखना परनोदित कंपन, परनोदित कंपन, इंग्लिश हो गया फोर्स्ड वाइब्रेशन। बोले परिभाषा लिखो, वैसा वाइब्रेशन, वैसा वाइब्रेशन, वैसा वाइब्रेशन जिसमें माध्यम के कण, वैसा वाइब्रेशन जिसमें माध्यम के कण, जिसमें माध्यम के कण अपने मध्य स्थितियों से, जिसमें माध्यम के कण अपने मध्य स्थितियों से, माध्यम के कण अपने मध्य स्थितियों से विस्थापित होकर, माध्यम के कण अपने मध्य स्थितियों से विस्थापित होकर कंपन करता है, माध्यम के कण अपने मध्य स्थितियों से विस्थापित होकर कंपन करता है, और इस पर बाहरी आवृत्ति बल, इस पर बाहरी आवर्त बल, इस पर बाहरी आवर्त बल, बाहरी आवर्त बल लगाया जाए, बाहरी आवर्त बल लगाया जाए जो उसके आवृत्ति से भिन्न हो, जो उसके आवृत्ति से भिन्न हो, जो उसके आवृत्ति से भिन्न हो, ऐसे कंपन को परनोदित कंपन कहते हैं। ऐसे कंपन को परनोदित, ऐसे कंपन को परनोदित कंपन कहते हैं। ऐसे कंपन को परनोदित कंपन कहते हैं। ठीक है ना। परनोदित कंपन को देखो, दिमाग पर भी बैठा लो। कोई भी कंपनमान वस्तु जो कंपन करता है, वो कंपन तुम्हारा कर रहा है। हवा का रेजिस्टेंस से वो धीरे धीरे रुकेगा, एम्पलीट्यूड शून्य होगा। अब उसका अपना फ्रीक्वेंसी है, हर चीज का अपना फ्रीक्वेंसी होता है। अब क्या करो कि बाहर से तो बल लगाने जाओ ना, तो जो ओकर फ्रीक्वेंसी है, ओकर फ्रीक्वेंसी से तू जो बल लगाएगा तो फ्रीक्वेंसी भिन्न रहेगा, अलग रहेगा। अब भिन्न बल, भिन्न आवृत्ति के बल लगाकर अब ओकरा कंपन कराते रहो, कंपन कराते रहो। अब ऐसे जो कंपन होगा, ऐसे वाइब्रेशन होगा, इसी को हम लोग नाम क्या देंगे, फोर्स्ड वाइब्रेशन। अब इसका क्या निकालना है वो तो लिखना, आगे हेडिंग डालो, लिखो तो
आगे हेडिंग डालो, फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फोर्स्ड वाइब्रेशन। बोल रहा है हिंदी, बोले हिंदी वो लिखो। परनोदित कंपन के अवकल समीकरण ज्ञात करें। परनोदित कंपन के अवकल समीकरण ज्ञात करें। परनोदित कंपन के अवकल समीकरण ज्ञात करें। लिख लिया ना, नीचे से लिखना आंसर लिखो। माना कि नीचे से उसका लिखना आंसर। माना कि m द्रव्यमान स्मॉल m, m द्रव्यमान माना कि m द्रव्यमान के कोई कण, माना कि m द्रव्यमान के कोई कण अपने मध्य स्थितियों से माना कि m द्रव्यमान के कोई कण अपने मध्य स्थितियों से m द्रव्यमान के कण कोई मध्य स्थितियों से माना कि m द्रव्यमान के कण कोई अपना मध्य स्थितियों से परनोदित कंपन कर रहा है। परनोदित कंपन कर रहा है। परनोदित कंपन कर रहा है। तो इस पर लगने वाला निम्नलिखित फोर्स, तो इस पे लगने वाला निम्नलिखित फोर्स इस प्रकार होगा। तो इस पर लगने वाला निम्नलिखित फोर्स इस प्रकार होगा। नीचे लिखना, पहला रिस्टोरिंग फोर्स बराबर माइनस के एक्स, फ्रिक्शन फोर्स बराबर माइनस बी डी एक्स बटा डी टी, एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स बराबर एफ नॉट साइन पी टी। एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स तीन गो पॉइंट लिखेगा। रुको, तेजकन के लिखने दो। एक चीज है कि भोंदकन पहले लिख लेगा, तेजकन नहीं लिखेगा देर से। क्या है ऐसे? पहले हरियर था, अब लाल हो गया ना। लिख लिया तीनों पॉइंट। बोले इसके आगे
इसके स्थान पे गजब हाल है, सुसु कर ले है। ये नहीं कि पूरा एकदम ओढ़ ओढ़ के आए हैं, लग रहा है कि मलमली एकरे पर गिर रहा है। हम स्नान करके सुबह सुबह सब आओ, ठंडा बिल्कुल ना लगेगा। स्नान ना करके आएगा तो ठंडा लगबे करेगा। स्नान करके सरसों तेल लगा के तब आओ तो एक तो ठंडा नहीं लगेगा। लिख लिया? बोले लिखो, इस कण पे लगने वाला कुल बल, इस कण पर, कण यानी पार्टिकल, इस कण पर लगने वाला कुल बल, इस कण पर लगने वाला कुल बल इस कण पे लगने वाला कुल बल। यहां से लिखना टोटल फोर्स, बाकी इसके आगे नोट करेगा। कहां से कहां तक, चलो ना उसको हटा ही देते हैं। क्लास में अलग बिना स्नान किए हुए आना सही नहीं है, वो बंद है। बाकी उसके आगे लिखो, टोटल फोर्स से लिखो। स्नान करके तभी क्लास में हालांकि आना चाहिए, ठंडा हो चाहे गर्मी हो। माइंड फ्रेश रहता है, विद्या ग्रहण करने में अच्छा फीलिंग होगा। अभी नहीं कि फत गोबर लिखा जैसे मन तैसे सुतल है, उठल है, मुंह पर पानी डाला चल दिया। कहाँ पे हो? एक काम लिख लेगा तो लिख लो, नहीं तो फिर वी नो डेट डाल दो। सबसे लगता है कि संस्था सेंटेंस यही है ना, पीछे पढ़ा ले सीधे वी नो डेट में डाल दो। हालांकि इससे अच्छा ये रहता है कि नहीं किस कारण से लिखाया, वो हालांकि ज्यादा सही रहता है, बट हम लोग लिख देते हैं वी नो डेट। इंटरफ्रेंस आपके क्लियर है ना? व्यतिकरण वाला टॉपिक, बिट्स, विस्पंद सही है। न्यूटन फार्मूला, लाप्लास फार्मूला, बोलो। कर रहे हैं। ये हम लोग को तीसरा चल रहा है, चैप्टर तीसरा है वो, उसमें ये वाला ये जो चल रहा है उसके अकॉर्डिंग क्या तीसरा चैप्टर है? तीसरा है। 3 चैप्टर इसमें और है, तो 3 चैप्टर है तो आधा नवंबर समाप्त हो गया। आधा नवंबर यानी 1 मंथ होने, 3 चैप्टर यानी हाँ हो जाएगा समाप्त। हाँ हो जाएगा, हो जाएगा। तो वेब पूरा लपेट देना है एकदम, दिसंबर होते होते लास्ट आते आते एकदम लपेट देना है पूरा तरह। यहाँ तक सब लोग लिख लिया? अरे देखो तो टिक आउट किए वहां तक पीछे। चलो तो टिक आउट तक लिख लिया है। हाँ लॉरेंस बॉल। अच्छा इसको देख लो तब बता देंगे। अच्छा इसको लिख लो ना। नहीं बिल्कुल नहीं। ये तो 11th क्लास है तो नीचे इतना धीरे धीरे चल रहे हैं। 12 आएगा ना भन भन भागेगा क्या? हाँ जिक्र है उसका, लेकिन यहाँ पे भी बता देंगे तुमको, लिख लेना तो इस सबको।
अरे टेंशन टोपी बोल लो। हाँ अब वो कने बैठा है रे ना। हाँ सादा बार ना कायल है ओकरो जवाब है। अगला पर्सन कोई हो जवाब ओकर रहेगा। बचल रहना ओकरा से लिख लिया रे। हटाए हो। देखो एक छोटा सा तुम्हारे पास क्वेश्चन आया, 1 मिनट उस पर बातें कर लेते हैं, ज्यादा तो टाइम ना लेंगे। देखो सब लोग समझ लो क्या है। लॉरेंज बल तुम्हारा जो है ना, जैसे देखो ये तुम्हारा चार्ज है, ये जब तुम्हारा मोशन में होता ना, मोशन में गति में होता है चार्ज मोशन में, तब मोशन में होने के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है, विद्युत क्षेत्र बनता है, और इसके साथ साथ जो है मैग्नेटिक फोर्स बनता है, चुंबकीय बल बनता है। जब चार्ज पार्टिकल अगर मोशन में है तब मोशन में रहने से इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, विद्युत क्षेत्र, और विद्युत क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय बल भी तुम्हारा उत्पन्न होगा, वो भी तुम्हारा क्रिएट होगा। तो चार्ज पार्टिकल को मोशन होने पर विद्युत बल, चुंबकीय बल दोनों उत्पन्न होगा, और यही दोनों बल को जब तू ऐड कर देगा, जोड़ देगा ना, इसी बल को हम लोग क्या बोलते हैं, लॉरेंज बल। यानी कि लॉरेंज बल के अगर हम लोग डिफिनेशन बोले तो विद्युत बल और चुंबकीय बल के योगफल को कहा जाता है लॉरेंज बल। और डिटेल इसमें अगर बता दे तुमको तो विद्युत बल तुम्हारा जो होता है वह होता है QA, और चुंबकीय बल जो तुम्हारा होता है मैग्नेटिक फोर्स QVB sin थीटा। अब यही दोनों को ऐड कर दो, ये जो रिजल्ट तुम्हारा हो गया है, ये तुम्हारा लॉरेंज बल, लॉरेंज फोर्स, ये तुम्हारा लॉरेंज फोर्स पढ़ा दे। अच्छा देख लो, और टॉपिक बच रहा है, देखो लास्ट हेडिंग डालो तो। हमारे कहाँ पहुँच गए, लिख लिया? हाँ बहुत बढ़िया जवाब, थोड़ा सा हट गए थे, डाइवर्ट हो गए, बहुत अच्छा बात है।
नहीं सुने गौर नहीं की उसका। अरे जो ये क्या बोला है, हमारा एक होता ना है तो इसी के कारण तुम्हारा वहाँ पे जांच पड़ताल किया जाता है, इसी से वायलेंस किया जाता है, उसी के बारे में बोल रहा हूँ। देखो खैर यहाँ पे देखो इसके बारे में हम लोग समझते हैं, वो अलग टॉपिक है उसका। यहाँ पे हम लोग क्या है, जैसे एक हम ले लिए क्या, एक हम ले लिए तुम्हारा यहाँ पे कोई ब्लॉक, यहाँ पे एक ब्लॉक हम ले लिए। ये दोनों ब्लॉक से हम क्या करते हैं कि एक रबड़ को बांध देते हैं, ये दोनों ब्लॉक से एक रबड़ को बांध देते हैं, एक बांध दिए पी पॉइंट पे, एक बांध दिए के पॉइंट पे, एक रबड़ को हम बांध दिए। रेजोनेंस हम बताने जा रहे हैं क्या है, अनुनाद क्या है। यहाँ पे एक हम ले लिए तुम्हारा रस्सी, ये रबड़ में एक रस्सी बांध दिया। यहाँ पे तुम्हारा कुछ लटका हुआ है, क्या बोला जाए, जिसको नाम दे रहा है ए। इसके आगे तुम्हारा दूसरा रस्सी है, इसमें भी कुछ लटका हुआ है, इसका नाम दे रहे हैं बी। एक तीसरा भी है, एक के बराबर एकदम है, एक के बराबर, बड़ा छोटा नहीं। ये तुम्हारा है सी, और एक तुम्हारा और बड़ा है, सबसे बड़ा ये तुम्हारा है। एक रबड़ है दोनों यहाँ पे पी, एक सिरा पी को बांधा हुआ है, दूसरा सिरा क्यू को बांधा हुआ है। और एक चार को जो है ना कोई टर्म हम लटका लिए, मान लो दौड़ चल रहा है, रेस चल रहा है, रनिंग होता ना, एक चीज बांधा हुआ है, दौड़ हो रहा है, जो सबसे पहले आएगा अपना उठाएगा, विजेता पाएगा। तो वही समझ लो जिलेबी उलेबी टांग लगाया मेरे भी ऐसा नहीं लगता है, में पानी आ गया, पैसा बनाएगा सेव काला काम मुँह बहुत एक बार। तो आप इस कंडीशन में चारों बंधा हुआ है, इसमें देख लो ए और सी का जो लेंथ है ना, लंबाई ए और सी का लेंथ तुम्हारा बराबर है, और बी और डी का तो लेंथ है वो भिन्न भिन्न है। इसमें बी छोटा और डी तुम्हारा सबसे बड़ा। अब इसके बाद सबसे पहले हम लोग उसके बारे में जान लेते हैं कि वो है रेजोनेंस के बारे में। तो अभी फोर्स्ड वाइब्रेशन का हम लोग बातें कर रहे हैं, प्रमोदन ना पढ़ के, तो इसमें क्या बोले कि जैसे मान लेते हैं कि रस्सी है, यहाँ पे एक सेव लटका हुआ है, जैसे इसको पुश करके छोड़ेंगे तो ये वाइब्रेशन तुम्हारा करेगा। फिर इसमें क्या बोलेंगे, जैसे वाइब्रेशन करेगा, अगर चाहता है तुम बिना एकराम प्रमोदित कंपन करा दे, तो कराने के लिए तुमको क्या करना पड़ेगा, एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स लगाना पड़ेगा। और ये जो एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स लगाएगा ना, तो जो पहले से ऊपर फ्रीक्वेंसी होगा ना, ओकर फ्रीक्वेंसी, और तू जो बाहर से एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स लगा रहा है, एकर फ्रीक्वेंसी दोनों क्या होना चाहिए, भिन्न होना चाहिए। बस यही पूरे मामला में खाली ये बात साबित कर लो कि जो बाहर से एक्सटर्नल फोर्स तू लगा रहा था ना, एकर फ्रीक्वेंसी ओकर फ्रीक्वेंसी के क्या हो जाए, बराबर हो जाए। जब भिन्न हो रहा है तब तो प्रमोदित कंपन है ही है। अगर ओकर फ्रीक्वेंसी और तोर फ्रीक्वेंसी अगर दोनों क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, और इस कंडीशन में अब जो तुम्हारा घटना घटेगा ना, ये घटना ही तुम्हारा क्या रेजोनेंस। रेजोनेंस के बारे में अगर हम बता दें तो कोई भी कंपनमान वस्तु का जो अपना फ्रीक्वेंसी है, जिसको हम लोग नेचुरल फ्रीक्वेंसी कह सकते हैं, अपना है तो नेचुरल फ्रीक्वेंसी कोई भी कंपनमान वस्तु का, और बाहर से जो तुम पीरियोडिक फोर्स लगा रहा है ना, एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स, अगर ओकर फ्रीक्वेंसी ओकर नेचुरल फ्रीक्वेंसी के बराबर हो जाए, तो इस स्थिति को, इस घटना को क्या बोलते हैं, अनुनाद। और इस अनुनाद के द्वारा जो आवृत्ति उत्पन्न होगा, उस आवृत्ति को हम लोग बोलेंगे रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। अनुनाद आवृत्ति, अनुनाद आवृत्ति तो बात कहाँ पे चल गया, एकरा से निकल गया है, फ्री वाइब्रेशन से डैम्प्ड वाइब्रेशन, फोर्स्ड वाइब्रेशन, यानी कह सकते हैं कि फोर्स्ड वाइब्रेशन का एक विशेष कुंजी है वाट्स है, एक विशेष उसका स्थिति है। फोर्स्ड वाइब्रेशन से ही रेजोनेंस का उत्पत्ति हुआ है। ओकरे में जब ओकर फ्रीक्वेंसी कंपनमान वस्तु के बाहरी एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स के तुम्हारा फ्रीक्वेंसी के बराबर मैच कर जाए, वो
फोकल फ्रीक्वेंसी अगर 100 है तो बाहरी से बल लगा रहे हैं, ग्रुप फ्रीक्वेंसी कितना होना चाहिए? 100 होना चाहिए। दोनों की फ्रीक्वेंसी बराबर हो जाए तो इस स्थिति को हम लोग क्या बोलते हैं? रेजोनेंस। अब इसके दौरान जो उसका मतलब की आवृत्ति उत्पन्न होता होगा उसी आवृत्ति को हम लोग क्या बोलते हैं? रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। तो इन चारों में बताओ तो कौन कौन एग्जांपल जो है रेजोनेंस हो सकता है? ए और सी। हाँ, ए और सी तुम्हारा रेजोनेंस का है, क्योंकि दोनों का तुम्हारा लेंथ क्या है? बराबर है। देखने में भले नहीं लग रहा होगा लेकिन पहले ही बोल देंगे दोनों का क्या है? बराबर है। अब फोर्स वाइब्रेशन कौन बताएगा? फोर्स वाइब्रेशन बी तुम्हारा बताएगा फोर्स वाइब्रेशन का, क्योंकि दोनों का फ्रीक्वेंसी तुम्हारा क्या होगा? अलग होगा। बी और डी एग्जांपल है तुम्हारा फोर्स वाइब्रेशन का, और ए और सी तुम्हारा एग्जांपल किसका है? रेजोनेंस का। तो लिख लो इसका डेफिनेशन। बोले डेफिनेशन हो लिखो। जब माध्यम के कण अपने मध्य स्थितियों से विस्थापित होकर कंपन करती है, विस्थापित होकर कंपन करती है, तो इसकी आवृत्ति बाहरी बल की आवृत्ति के बराबर होती है। बाहरी बल की आवृत्ति के बराबर होती है। बाहरी बल की आवृत्ति के बराबर होती है। तो इस स्थिति को रेजोनेंस कहते हैं। इस स्थिति को रेजोनेंस कहते हैं। तथा इसके द्वारा उत्पन्न आवृत्ति को रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी कहते हैं। इसके द्वारा उत्पन्न आवृत्ति को रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी कहते हैं। इसके बाद टॉपिक नहीं, एक छोटा मोटा होगा, सुनो। नोट्स अगला इसी में का है दे लेते हैं वो जानवा दे लो, टॉपिक ना दे लो, उसके नीचे एक फिगर बना लो।